पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और उससे पहले जो है हमने देखा कि हम जो है उत्खनन के बारे में देख रहे थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता है कहाँ बसी हुई है, उसके उत्खनन में जो है किस प्रकार जो है नवाचार आया उसके बारे में हम देख रहे थे। और उसके बाद हमने ये देखा था कि वो किस प्रकार के जगहों पर रहते हैं, पहाड़ों के ढालों पर रहते हैं, पशुपालन करते हैं। और पशुओं का पालन करने के बाद जो है किस प्रकार उन्होंने अपना घर बनाकर रहना सीख लिया। और आज जो है हम शहरीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि जो है वो गांवों से शहरों की ओर कैसे आए और शहरीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक साइड में हम इसमें कुछ मेसोपोटामिया के बारे में लिखा है कि जो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का जो निर्माण है वो कांस्य युग यानी कि लगभग जो है 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। और मेसोपोटामिया के जो नगर है उनका जो निर्माण है वो कब शुरू हो गया था? 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। कांसा, तांबे और रागे के मिश्रण से बनता है। और अब जो है जो कांसा है ना, एक प्रकार की धातु थी उस समय की, तो वो जो है तांबा और रागे के मिश्रण से बनता है। तांबा और रागा भी एक प्रकार का जो है धातु है। कांसे के जो इस्तेमाल है उसका मतलब है कि ये धातुएं जो है दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का सही काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में झड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की क्या पड़ती थी? जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। अब देखिए, हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके जो कांसा है, कांसे से बने जो भी भाले हैं उनके बारे में जो उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो जो मेसोपोटामिया के जो हथियार है ना, वो जो है कांसे के बने होते थे और अन्य धातुओं के भी बने होते थे। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो है पत्थर की मुद्रा उकेरने, फर्नीचर में झड़ने, सीपियाँ काटने आदि कामों के लिए क्या किया जाता था? धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। और जो मेसोपोटामिया में हथियार होते थे वो कांसे के बने हुए होते थे, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम शहरीकरण के ऊपर चर्चा करें कि यहाँ पर शहरों का निर्माण किस प्रकार हुआ। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती है, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का क्या हो जाता है? घनत्व बढ़ जाता है। अब देखिए, हम क्या है सीधा से बात समझे कि जो नगर है और शहर है वहाँ पर जब बड़ी संख्या में क्या करने लगते हैं, लोग रहने के स्थान नहीं होते हैं, है ना। और जब किसी अर्थव्यवस्था यानी कि लोग अपनी जीविकोपार्जन, काम धंधे ढूंढने के लिए, खाने के लिए, है ना, उत्पादन के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियाँ जो विकसित होने लगती है, तब क्या होती है? जनसंख्या बढ़ने लगती है। एक तो हमको एक फैक्ट्री लगाई किसी स्थान पे, वहाँ रोजगार मिल रहा तो सारे लोग वहाँ जमा हो गए। तो जब वहाँ जमा होने लग जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ने लगेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो है कस्बे बसने लगेंगे। यानी कि अगर इंसान इकट्ठे होंगे किसी जगह पर तो उनको रहने के लिए क्या चाहिए? छत चाहिए, मकान चाहिए। तो उससे क्या होगा? छोटे छोटे जो है बस्तियाँ और कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठा रहना उनके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। और अब ऐसी परिस्थिति है तो ऐसी परिस्थितियों में जब काम काज के लिए लोग रह रहे हैं तो ऐसे में जो है अगर लोग रहते हैं तो उनके लिए वो क्या होता है? फ़ायदेमंद होता है। विशेषता इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शहरों के अंदर जो है लोगों का आके बसाव के अंदर जो ये फ़ायदा है कि एक तो उनको व्यापार करने का मौका मिल जाता है, दूसरा व्यापार जब करेंगे तो किसी न किसी चीज़ का क्या करेंगे? उत्पादन भी करेंगे। और उत्पादन करने के साथ साथ जो है उनको तरह तरह की सेवाओं को करने का जो है मौका मिलता रहेगा। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। और अब जो नगर के जो लोग हैं वो क्या रहते हैं? आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा जो भी चीज़ें उत्पन्न की जाती है या जो भी वस्तुएं दी जाती है ना, उन पर क्या रहना पड़ता है? आश्रित होना पड़ता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। अब जो है उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से गांव वालों से भी लेन देन करना होता है और शहर वालों से भी लेन देन करना पड़ता है। यानी कि जिन चीज़ों का उत्पादन गाँव में हो रहा है
तो गाँव से मंगवाई जा रही है, और जो चीज़ ज़रूरत की चीज़ें शहरों में उपलब्ध है वो शहरों से क्या की जाती है, लेन देन की जाती है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए क्या करना पड़ता है, कांसे के औजार की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता है, यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन वो कहाँ से प्राप्त करे, है ना। अब जो है कह रहे हैं भाई कांसा बनाना, एक पत्थर का मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए क्या है, उस मूर्ति को है कलाकृति करना, उसकी जो है आकृति उकेरने के लिए उसको कांसे के औजार की आवश्यकता है। तो अब वो औजार वो स्वयं नहीं बना सकता, ना ही उसने देखा है कि वो औजार कैसे बनता है। दूसरा, उस मूर्ति को बनाने के लिए उसको रंगीन पत्थर की आवश्यकता है ना। तो रंगीन पत्थर भी क्या वो खुद खोद के नहीं लाया, बल्कि उसको उपलब्ध कराया गया। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है, वह व्यापार करना नहीं जानता। और अब जो है वो क्या करेगा, सिर्फ उसको मूर्ति बनाना आता है, वो मूर्ति बेचेगा वो नहीं, उसका मालिक जो होगा वो उस मूर्ति को बेचेगा, तो उसको वो व्यापार करना नहीं आता, सिर्फ उसको उस मूर्ति को उकेरना आता है। तो हमको यह देखना है एक दूसरे पर किस प्रकार जो है निर्भरता बनी हुई है, और निर्भरता के फलस्वरूप क्या हो रहा है, काम आगे से आगे चल रहा है। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रागा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता है। और अगर अब जो कांसे का जो औजार बना रहा है, औजार बनाने वाला भी सारी धातुएं खुद लेने नहीं जाता, उसको भी क्या किया जाता है, मटेरियल उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि एक किसान है, खेत में जब अन्न उगाता है तो अन्न के लिए उसको क्या पड़ती है, बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज उसको जो है मुहैया उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, सींच कर जो है उसको जो है फसल का उत्पादन करता है, और फिर उसको जो है उसके परिवार का कोई और सदस्य या उसका कोई मालिक होता है तो वो ले जाकर बाजार में बेचता है। तो समस्त काम जो है, क्रियाकलाप है, वो जो है अनेक व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। उस ईंधन के लिए हरदम लकड़ी की कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता। और जो है हमारे श्रम विभाजन यानी कि जो काम का विभाजन है, काम का बंटवारा, वो क्या है, शहरी जीवन की विशेषता। यानी शहर के अंदर प्रत्येक काम जो है अलग अलग व्यक्तियों को बंटवारे के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। शहरी विनिर्मितों के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीज़ें क्या है, भिन्न भिन्न जगहों से आती है, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांवों से आते हैं, उनके संग्रहण तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। और अब जो है ये कह रहे जो खाद्य पदार्थ है शहरों में, है ना, विभिन्न प्रकार की लकड़ी है, धातु है, ईंधन है, वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, और संगठित व्यापार और भंडारण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी कि जो है प्रत्येक चीज़ों का क्या किया जाता है, अगर अधिक मात्रा में तो उसको सेफ रखने के लिए उसका भंडारण किया जाएगा, दूसरा उसका व्यापार किया जाएगा। शहरों और अनाज, शहरों में अनाज और जो अन्य खाद्य पदार्थ है ना, वो कहाँ से आते हैं, गाँवों से आते हैं। उनके संग्रह तथा वितरण के लिए क्या करनी पड़ती है, व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी कि जो है उनको सुरक्षित रखने के लिए संग्रहित करना, और दूसरा जो है उनको किस किस तक पहुंचाना है, उसका वितरण करना, ये सभी बातें ध्यान रखी जाती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के जो क्रियाकलाप है उसमें तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। अब देखिए जो मुद्रा है ना, उसको काटने वाले को क्या सिर्फ पत्थर ही नहीं चाहिए, बल्कि उस मुद्रा को तराशने के लिए क्या चाहिए, औजार चाहिए, बर्तन भी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग जो है आदेश देते हैं और दूसरा उसका पालन करते हैं। यानी कि जो है अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे, आदेश देंगे कि हमें ये चीज़ें उपलब्ध करवाओ, और उपलब्धि के बाद हम क्या करेंगे, उस काम को अंजाम देंगे। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो है किस प्रकार जो है श्रम का विभाजन हुआ है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। और जो शहर की जो अर्थव्यवस्था है ना, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना जो हिसाब किताब है काम को, वो क्या करते हैं, जो है लिखित रूप में लिख के रखते हैं। यानी कि ये काम हो गया, बस इतिश्री हो गई, ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो शहरों का जो अपना काम काज है उसको क्या करते हैं, लिखित रूप में लिख कर रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वर्का शीर्ष एक फ़ोटो दिया है मूर्ति का। 3000 ईस्वी पूर्व उरूप नगर में
स्त्री का सिर एक सफ़ेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और भौं में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफ़ेद सीपी और काले डामर की जड़ाई की गई होगी। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनाने के लिए बनाया गया था। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, आंखें किस प्रकार की है, सर पे एक खांचा बना रखा है जो शायद हम जो है ये कह रहे हैं कि गहने पहनाने के लिए बनाया गया होगा। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है, यानी कि जो है सबसे पहला नमूने के रूप में इसको जाना जाता है। इसके मुख, थोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफ़ी अधिक दूरी से जो है लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में उन किन विशेषज्ञों का योगदान रहा होगा उनकी सूची बनाई। अब देखिए जो ये मूर्ति बनी हुई है तो ये कह रहे हैं कि जो है इसको बनाने में किस ने योगदान दिया होगा। इसकी मूर्ति कला का काम करने के अंदर जो है मूर्ति का पत्थर कहाँ से लाया गया होगा। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों का इसके अंदर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे देखिए शहरों में माल की आवाजाही। अभी तक हम देख रहे हैं शहरीकरण और किस प्रकार जो है शहरों में शहर बसा कि लोग जो है आकर वहाँ कामकाज के लिए आए और कामकाज के लिए आकर वहाँ पर बस गए। ठीक है, उसके बाद जो है कामकाज शुरू हुआ तो काम करने के लिए भी लोगों का जो है विभाजन किया गया, कौन सा काम कैसे किया जाएगा और कौन कौन व्यक्ति करेंगे। अब जो है शहरों में माल की आवाजाही, यानी कि जो है सामान कैसे लाया जाएगा शहरों के अंदर। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। अब देखिए जो मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो खाने के संसाधन तो बहुत सारे थे, लेकिन जो खनिज संसाधन है उनका क्या था? अभाव था। यानी कि वहाँ पर जो है खनिजों का अभाव है, खाद्य सामग्री तो है उपलब्ध है। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए जो है पत्थरों की कमी थी। अब जो है दक्षिणी भाग की बात अगर हम करें तो वहाँ पर जो है औजार है, मोहरे हैं, मुद्राएं हैं और जो आभूषण है इनको बनाने के लिए क्या है? पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब अगर हम देखें कि जो खजूर है, पोपलार के पेड़ों की लकड़ी है ना, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों के पहिए हैं और नाव बनाने के लिए क्या है? यहाँ पर जो है अच्छी खासी जो है लकड़ी भी उपलब्ध नहीं थी। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई वहाँ पर जो है धातु भी उपलब्ध नहीं थी, यानी कि जो है खनिज संसाधन की वहाँ पर कमी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामिया लोग जो थे संभवतः क्या करते थे? लकड़ी, तांबा, रागा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को क्या करते थे? तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से क्या करते थे? मंगाते थे। तो आपको ये ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें वो मंगाते थे। लकड़ी मंगाते थे, तांबा मंगाते थे, रागा मंगाते थे, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के जो पत्थर थे वो कहाँ से मंगाते थे? वो लोग तुर्की और ईरान से मंगाया करते थे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सब चीज़ें उनके वहाँ पर मेसोपोटामिया में उपलब्ध नहीं थी। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की क्या है? कोई कमी नहीं थी, मगर वह खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। और अब ये कह रहे हैं कि जो है भाई खनिज संसाधन कमी नहीं थी लेकिन खेती करने की कम गुंजाइश थी, है ना। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। अब देखिए मुझे सोने की ज़रूरत है और उसको अनाज की ज़रूरत है, तो आदान प्रदान कब होगा? जब हम एक दूसरे से साझा करेंगे या हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे या हम एक दूसरे से जो है आयात निर्यात का जो है लेन देन शुरू करेंगे। तो हम जो है इन सब के लिए क्या है? किसी संगठन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पूरे देश की बात हो रही थी, उस समय पूरी सभ्यता की बात हो रही थी। तो ये यूँ ही कह रहे हैं कि भाई उनके पास जो चीज़ों की कमी थी उसके लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से क्या किया जा सके? व्यापार का आदान प्रदान किया जा सके। शिल्प, दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की और अब फिर आगे चल के जो दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने क्या किया?
संगठन बनाने की कोशिश की ताकि वो क्या कर सके, आपस में सामानों का लेन देन कर सके। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। पशुओं के चारे आदि पर काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। और अब जो है ये कह रहे जो सामान है काफ़ी भारी भरकम सामान है, लकड़ियाँ मंगानी है, लोहे का सामान मंगाना है, कोई धातु मंगाने, तो उसके लिए क्या है, भारी भरकम सामानों के लिए जो जल मार्ग है उसका जो परिवहन है वो सबसे सस्ता है। तो जल मार्ग के द्वारा जो है किसी भी सामान को क्या किया जाता था, भारी भरकम सामानों को ले जाया जाता था। वरना जो है जानवरों का इस्तेमाल तो किया ही जाता था, गधे का इस्तेमाल किया ही जाता था, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि जो है उस जानवर को इतना खींचा जाता कि भारी भरकम लोहे का सामान अब हम गधे पर रख के नहीं ला सकते। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, जल मार्ग की आवश्यकता पड़ी। और जल मार्ग को हमने क्यों अपनाया उस समय, क्योंकि जो है वो सस्ता सुलभ जो है साधन था व्यापार परिवहन का। आगे देखिए, अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। जबकि जानवर से जो है माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाए कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी महत्वपूर्ण थी। और अब हम जो कह रहे हैं कि भाई जो है सामान माल की लाने ले जाने और के लिए जो है जल मार्ग का, नहरों का इस्तेमाल किया जाता था। और जो है यही जो है अच्छा उस समय साधन माना जाता था कि भाई जल मार्ग के द्वारा जो है किसी भी जगह पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पहुंचा जा सके। इसके साथ ही कह रहे हैं जो फरात नदी बहती थी उस समय, वो उस समय की जो है सबसे जो है विश्व मार्ग के रूप में अपनाई जा रही थी, क्योंकि जो है अधिकतम जो है जहाजी बेड़े हैं या नावें हैं, छोटी नौकाएं हैं, वो उस रास्ते से क्या करती थी, व्यापारिक जो भी सामान है लाने ले जाने का काम करती थी। तो आपको जो है इतना समझना है। उसके आगे हम देखते हैं उसके आगे जो है हम अगली कक्षा के देखेंगे। आप यहाँ तक अच्छे से समझें, क्योंकि आप छोटे छोटे रूप में टॉपिक समझेंगे। विश्व के इतिहास हम पढ़ रहे हैं, अगर स्पीडली आप पढ़ते हैं और आपको समझ नहीं आता तो फिर आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप जो है आज यहाँ तक समझें, अगली क्लास में इसका लेखन कला का विकास हम पढ़ेंगे।